Hello, good morning student. Myself Sunil Mantri and you are welcome in Jagrati online classes. तो 11th क्लास अपना जो लास्ट प्रीवियस जो टॉपिक हुआ था वो अपन बता रहे थे कैसे अपन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से इसमें अपन ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उससे रिलेटेड अपन ने काफ़ी एग्जाम्पल किए थे, कुछ एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि ये पूरा टॉपिक जो है अपने एक बार क्लियर हो जाए। और अगर आपने मान लो इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है या आपने ये शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनके पास स्टडी की प्रॉब्लम आ रही है या जिनके जो प्रॉब्लम्स आ रही है स्टडी में वो उनको जो है रिकवर कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करके इनको लेक्चर्स को शेयर कीजिए। तो यहाँ जो लास्ट जो प्रीवियस टॉपिक था अपन ने कहा था कैटायन आएगा तो उसका एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। एनाइन के लिए क्या होता है, कैटायन और एनाइन में डिफरेंस जो है आपको मालूम होना चाहिए। एक एग्जांपल देके बताते हैं। Al+3 और 13 और कितना दे रखा है 27। ये जो है इसमें आपको क्या निकालना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और मास नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने ये बताया था एक सिंबल ले लेते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी ले लेते हैं। यहाँ जेड आता है, ये ए आता है। तो यहाँ जेड जेड किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वो कितना है यहाँ पे 13। और यहाँ एटॉमिक मास ए जो है वो दे रखा है 27 है, इस पे वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब यहाँ आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन और क्या निकालना है, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, A-P या A-Z करेंगे। ए कितना है 27 - 13, तो आंसर आ गया 14। और अब जो है इसमें से क्या निकालना है, एक और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ ध्यान रखो, जब भी इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है अपन को तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब पॉजिटिव साइन आए तो उल्टा करो, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव कर लो। इसका मतलब अगर न्यूट्रल होता तो 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन है और उसमें से कितना लेस करना आपको, 3 लेस करो। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है इसका आ गया अपने। इस टाइप से अपन क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये मास नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपने लास्ट जो एग्जांपल्स ये करवाया था, इसमें लास्ट प्रीवियस टॉपिक में ये कंप्लीट करवा दिया था। तो अब जो है अपन नया जो है ले रहे हैं, यहाँ पे नया टॉपिक जो ले रहे हैं उसमें अपन बताएंगे आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो ये एक टॉपिक लेते हैं, छोटा टॉपिक ही है। तो आइसोटॉप, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but different mass number। जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट होता है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। अब इनके एग्जांपल, अब जैसे कार्बन है, कार्बन का अपन जनरली 6 और 12 ये एक एलिमेंट यूज़ लेते हैं। कार्बन जो है एक एलिमेंट है लेकिन इनके अलग अलग एटम्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बन 6 और 12, कार्बन 6 और 13 और कार्बन 6 और 14। ये वाला रेडियो एक्टिव होता है। अब यहाँ अपन कह रहे हैं 6 जो एटॉमिक नंबर तीनों के अंदर कॉमन है, लेकिन क्या चीज़ चेंजेज है, तो अपन कह रहे हैं मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर किसका कितना है, यहाँ इसका 12 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है 14। एक ही एलिमेंट के एटम्स है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। तो इनको लिए अपन वर्ड यूज करेंगे आइसोटॉप्स। एक और एग्जांपल देंगे, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन खुद एक प्रोटियम बोल सकते हैं इसको, सेकंड वाले को ड्यूटीरियम और थर्ड वाले को क्या बोलेंगे, ट्राइट्रियम। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइट्रियम, दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ
हाइड्रोजन। तो ये अपन ने आइसोटॉप्स क्या होता है ये वर्ड अपन ने बताया। इसी तरह अपन बताएंगे आइसोबार्स क्या होते हैं। तो आइसोबार्स के लिए अपन डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, आइसोबार्स, द एटम्स which have same mass number that atoms are known as आइसोबार्स। इनको अपन क्या बोलेंगे, आइसोबार। आइसोबार उन्हीं को बोलेंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर की जगह मास नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। द एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिनका डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, दैट एटम्स आर नॉन एज आइसोबार्स। तो इस डेफिनेशन के बेस पे इसका एग्जांपल बताते हैं अपन। मैंने बोला नाइट्रोजन जो है वो कितने नंबर पे आता है, 7 पे, और इसका मास नंबर कितना होता है, 14। इसी तरह कार्बन का एक आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और इसका मास नंबर कितना है, 14। अब इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, 14 और 14 मास नंबर सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। दैट एटम्स आर नॉन एज आइसोबार्स। बार वर्ड का मतलब उसके मास से रिलेटेड करता है, और आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, पोजीशन। टॉप वर्ड किसको इंडिकेट करता है, पोजीशन। अगर अपन कहते हैं आइसोटॉप का मतलब इनको पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन पे रखा हुआ है, सेम एटॉमिक नंबर पे रखा हुआ है, तो इनको आइसोटॉप बोलेंगे। और जिनके मास नंबर सेम होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। तो ये आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में एक जनरल डेफिनेशंस बताई और उनके अपन ने एग्जाम्पल बताए। या अपन ये भी लिख सकते हैं, जैसे आर्गन आता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 पे, तो लेकिन मास नंबर कितना हो सकता है, 40। यही जब कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम 20 पे आता है और इसका भी 40। ये दोनों भी क्या है, किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए आइसोबार। मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, इसको अपन आइसोबार बोल सकते हैं। तो ये आइसोबार, आइसोटॉप और ये एटॉमिक नंबर वगैरह ये फाइंड आउट करने के लिए सारा अपन ने बेसिक चीज़ अभी तक करवाया है। इसके बाद जब अपन चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके कुछ टॉपिक आपको मालूम भी होते हैं, लेकिन अगर नहीं मालूम है, आपने अगर 9th-10th में ध्यान नहीं दिया है, तो उसको अपन यहाँ पे ध्यान दीजिए ताकि आपको रेगुलर जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए स्टडी में। तो यहाँ अपन जब स्टार्ट कर रहे हैं जो नया टॉपिक, वो कौन सा है, एटॉमिक मॉडल। अब ये एटॉमिक मॉडल, जो एटम के लिए मॉडल अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए थे, उन्हीं मॉडल को अपन यहाँ स्टडी करेंगे। और वो जो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन थे, इनके नाम बताएंगे और उन्होंने क्या बताया था, ये सारी चीज़ें अपन इसमें बताते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में बताएंगे अपन, एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो कौन सा था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन ने जनरली इतना ज़्यादा उसको आइडिया नहीं था क्या था एटम के अंदर, तो उसने सिर्फ यही बताया था एटम तो होता तो न्यूट्रल ही है, लेकिन एटम जो है एक पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, स्फीयर। जैसे ये एटम है और एटम को क्या माना है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। अब इस स्फीयर के अंदर ये, इसके अंदर सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर जो ये नेगेटिव चार्ज वाले जो सीड्स है, ये नेगेटिव चार्ज, ये बिखरे हुए हैं, यहाँ स्केटर्ड है, सब एक ही जगह नहीं है।
तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इम्बेडेड है, सीड्स है, ये इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। इस पूरे को इन्हें क्या नाम दे दिया, एटम। और एटम का जो साइज बताया था वो लगभग कितना बताया है, 10⁻⁻10 मीटर इसका रेडियस बताया था। तो ये एटम की साइज इसने बता दी थी। तो इसने बताया क्या था, मेन चीज़, एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बीडेड। इसके अंदर इम्बीडेड का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज जो वो इम्बीडेड है, बिखरे हुए हैं, स्केटर्ड है। अब ये इट्स लाइक ए वाटर मेलॉन, क्या बोलते हैं इसको, वाटर मेलॉन मॉडल भी बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे वाटर मेलॉन, ये बताएंगे। या इसका एक और नाम रखें प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग। ये एक स्वीट्स की तरह होती है प्लम पुडिंग। या वाटरमेलॉन कैसे है, अपन कहते हैं जब वाटरमेलॉन देखते हैं अंदर, तो अंदर रेड रेड पार्ट होता है ज़्यादातर, और उसके अंदर काले काले जो सीड्स होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। तो ये जो सीड्स जो है वो कौन से हैं, नेगेटिवली चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं। और ये पूरा रेड पार्ट जो अंदर वाला है ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर सीड्स बिखरे हुए हैं। तो यहाँ अपन ने बताया, थॉमसन ने क्या बताया, एटम इज न्यूट्रल, द साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर, it is like a watermelon in which it is positively charged sphere in which negatively charged particles are embedded, they are scattered in the atom। तो इसके अंदर अपन ने, इसने जो डिस्कवरी ये जो बताई थी सारी चीज़ें, उसमें ये नहीं बताया कि इसमें न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है। न्यूक्लियस के बारे में किसने नहीं बताया अपन को, थॉमसन ने नहीं बताया। और इसके अलावा जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ये किसके एटम के अंदर कैसे रहता है या कैसे कोई मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये सारी चीज़ें किसने नहीं बताई अपन को, थॉमसन ने नहीं बताई। बेसिक मॉडल है, इसके बारे में अपन ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ ये एक अपन इनकी स्टडी करेंगे। और एक रदरफोर्ड मॉडल है उसका भी अपन स्टडी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपने 9th-10th में थोड़ा पढ़ा हुआ है और ज़्यादा कुछ यहाँ पे अपन ने बता दिया। तो बाय द थॉमसन, एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर इम्बीडेड, द साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर, it's like a watermelon or a plum pudding in which red part is known as a positively charged and black seeds are known as a negatively charged particle. So equal to, they are both are equal in the atom, so atom is neutral। न्यूट्रल वर्ड कब यूज करते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल हो जाता है, नेगेटिव चार्ज के इक्वल हो जाता है, तब वो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होगा तो ये एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये चीज़ जो है थॉमसन ने अपने मॉडल के अंदर बताई। और उसके बाद में जो सेकंड जो मॉडल अपन स्टार्ट करते हैं वो है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का मॉडल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको ध्यान देना है यहाँ पे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था इस मॉडल के बारे में, और इसने कुछ पार्टिकल्स का यूज किया था। इसने जो पार्टिकल्स का यूज किया था वो था अल्फ़ा पार्टिकल्स, और एक थिन गोल्ड फॉइल का यूज किया इस एक्सपेरिमेंट में, और उसके थ्रू इसने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। तो इस मॉडल के अंदर क्या है ये समझते हैं अपन, मॉडल में क्या क्या चीज़ें अपने पास आती है। तो इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें कौन से पार्टिकल का यूज किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स। सबसे पहले अपन बताएंगे अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। तो सबसे पहले जो स्टडी करते हैं वो कौन से पार्टिकल्स के बारे में, अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है, इट्स लाइक ए हीलियम +2 आयन। ये इस हीलियम +2 आयन के बराबर ही है। अल्फ़ा पार्टिकल को इनके इक्विवेलेंट माना है। कैसे माना है, अपन कहते हैं हीलियम जो है वो एटॉमिक नंबर 2 और 4 पे आता है, और इसमें जो Z होता है, Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो कितना हो गया यहाँ पे 2, इलेक्ट्रॉन भी 2, न्यूट्रॉन भी 2, और एटॉमिक मास भी कितना हो गया 4।
तो ये सारी चीज़ें हीलियम के अंदर होती है, लेकिन जैसे हीलियम को मैंने +2 में चेंज किया, +2 कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। अब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद में अपन कहते हैं ये हीलियम +2 आयन कैसा हो जाता है, प्रोटॉन्स के नंबर क्या हो गया 2, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, न्यूट्रॉन्स 2, और ये एटॉमिक मास कितना हो गया 4। तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर हीलियम +2 आयन जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ मेन चीज़ अपन यही बता रहे हैं कि हीलियम +2 के अंदर है क्या। तो हीलियम +2 के अंदर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव चार्ज वाला कोई भी पार्टिकल नहीं है। उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बोलेंगे। इनका यूज किया, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का यूज किया। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो बॉम्बार्डमेंट किया, या जो इनको अपन ने इन पे जो इनको डाला है, वो किन के ऊपर ये इसने एक्सपेरिमेंट किया है, थिन गोल्ड फॉइल। और थिन गोल्ड फॉइल की डायमीटर जो ली थी वो लगभग 100 नैनोमीटर। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाई गोल्ड फॉइल इज़ यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड का क्यों यूज किया, क्योंकि गोल्ड का एक तो एटॉमिक मास होता है लगभग 197 एटॉमिक मास, और जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है वो कोई भी छोटे पार्टिकल से डिफ्लेक्टेड नहीं होगा। अब मान लो यहाँ पर जैसे अपन कोई जो गोली है या ये मार्कर है, मार्कर की गोली जो अगर मैं बोर्ड पे लगाऊं तो बोर्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी, बोर्ड यहीं रहेगा। हाँ, गोली जो है इसके अंदर से जाके आगे जा सकती है, लेकिन बोर्ड का लोकेशन चेंज नहीं होगा। तो कुल मिला के इसका यूज करने का यही रीज़न था कि वो जो पार्टिकल है वो डिफ्लेक्टेड नहीं हो। या जैसे अपन कहें कि भाई मेरा हाथ यहाँ लगा हुआ है और हाथ पे ये मार्कर एक गोली की तरह लगा रहे हैं अपन, तो लगा रहे हैं तो ये हाथ कहाँ जाएगा, जैसे ही मार्कर इसके लगेगा वो हाथ कहाँ चला जाएगा, पीछे। और यही की गोली इसमें बोर्ड के अंदर जा रही है तो बोर्ड पीछे नहीं जाएगा, बोर्ड के अंदर से चली जा सकती है, लेकिन बोर्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी। इसलिए अपन हैवी वेट वाले एटम्स का यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। किन का यूज करेंगे, गोल्ड फॉइल का, ताकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की जा सके। तो यहाँ अपन एक्सपेरिमेंट को समझाते हैं, क्या क्या इसने बताया उसको बताते हैं। तो ये समझते हैं आगे इस मॉडल के अंदर। यहाँ अपन एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लेते हैं, रेडियो एक्टिव जो है इसका सोर्स लेते हैं। यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। यहाँ अपन एक गोल्ड फॉइल को ले लेते हैं, गोल्ड फॉइल की जगह मैं एक एटम ही ले लेता हूँ यहाँ पे गोल्ड का, ये इसका न्यूक्लियस। और इसके पीछे जो इसने स्क्रीन अरेंज की है वो स्क्रीन किसकी करी है, जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड से कोटेड एक स्क्रीन का यूज़ किया है, ताकि यहाँ जाते ही पार्टिकल्स अगर टकराएंगे तो वापस ये फ्लोरेसेंस करेगा। फ्लोरेसेंस वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ अगर टकराएगी, जैसे मान लो लाइट है, लाइट अगर बोर्ड से टकराएगी और वापस क्या आएगी, आपको इसके अंदर शाइनिंग दिखने लग जाएगी। और अगर मान लो लाइट अगर नहीं टकराएगी तो बोर्ड क्या दिखेगा, काला काला दिखेगा। तो जैसे ही कोई लाइट का पार्टिकल यहाँ इस बोर्ड से टकराएगा और इसमें शाइनिंग दिखने लग जाती है, इसका मतलब ये कौन सा है, फ्लोरेसेंस है। फ्लोरेसेंस मीन्स का मतलब अपन ये भी देख सकते हैं, अगर नाइट में अपन बाइक लेके जाते हैं कहीं पे और यहाँ डायरेक्शन दिखा रहा है, साइन बोर्ड अगर दिखते हैं, जैसे ही लाइट साइन बोर्ड के ऊपर जाएगी तो आपको वो एरो का डायरेक्शन दिखने लग जाएगा। तो उसका मतलब भी यही होता है फ्लोरेसेंस। अब यहाँ फ्लोरेसेंस जो है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्ड कर रहे हैं अपन। ये कौन से पार्टिकल का बॉम्बार्ड कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से बॉम्बार्ड कर रहे हैं। और बॉम्बार्ड करने के बाद में अपन यहाँ देख रहे हैं ज़्यादातर पार्टिकल्स जो है वो कहाँ जा रहे हैं, एकदम सीधे जा रहे हैं। ये ज़्यादातर पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, एकदम सीधा, विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस, कोई डिफ्लेक्शंस नहीं हो रहा है, एकदम सीधा जा रहे हैं, ज़्यादातर यही जा रहे हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल्स जैसे ये इस डायरेक्शन में आया, कुछ पार्टिकल्स और भी आए, ये ऐसे है।
तो ये अरेंजमेंट जो मैंने गोल्ड फॉयल के अंदर एक एटम का अरेंजमेंट बताया, यहाँ बीच में सेंटर पार्ट में क्या माना है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर देखते हैं, ज़्यादातर पार्टिकल तो बिना किसी डेविएशन के किसको क्रॉस कर जाते हैं, थिन गोल्ड फॉयल को। और कहाँ साइनिंग करेंगे, यहाँ पर पीछे जाके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे साइनिंग करेंगे। तो साइनिंग करेंगे तो मिलेगा क्या अपन को कि भाई ज़्यादातर पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के जा रहे हैं, इसका मतलब इनके अंदर कोई भी ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं हो रहा है। ये जो एटम मैंने लिया था ये किसका लिया, गोल्ड का। और ये पार्टिकल जो है ये अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स। और ये पार्टिकल कौन से हैं, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स का फ्लो अपन यहाँ से करवा रहे हैं, और करवाने के बाद में अपन देख रहे हैं ज़्यादातर पार्टिकल्स तो कहाँ जा रहे हैं, बिना किसी डेविएशन के किसकी स्क्रीन पे टकराएंगे, यहाँ पर कोलाइड करेंगे जिंक सल्फाइड से। और जैसे ही जिंक सल्फाइड से अगर कोई टकराता है, पार्टिकल्स टकराएगा, तो यहाँ इनका फ्लोरेसेंस इफेक्ट आएगा। फ्लोरेसेंस वर्ड का मतलब क्या हो गया, शाइनिंग दिखेगी। अब यहाँ शाइनिंग दिखने के साथ में अपन कह रहे हैं कि ज़्यादातर पार्टिकल्स तो बिना किसी डेविएशन के जा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो है वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंगल कितना हो सकता है, एंगल यहाँ 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। तो ये अलग अलग एंगल से इनका डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कुछ पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, और बहुत कम पार्टिकल, बहुत कम में इसने कोई वैल्यू काउंट नहीं की है, लेकिन ये इमेजिन करते हैं अपन लगभग 20,000 में से सिंगल पार्टिकल जो है जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वापस बाउंस बैक हो जाता है, कम बैक हो जाता है। इसका मतलब कुछ न कुछ इसके अंदर ऐसा सेंटर पार्ट में कुछ ऐसा भरा हुआ है जो एक दूसरे को इनको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसने जो कंक्लूजन निकाला उसके बारे में बताते हैं। पहले तो 3 पॉइंट अपन समझा देते हैं इसके अंदर क्या क्या था। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्रॉस द थिन गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डेविएशंस। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्रॉस द थिन गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डेविएशंस। very few alpha particles are deviation from the thin gold foil with different angles like 30 degree, 45 degree, 90 degree, 100 degree। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट अपन क्या बता रहे हैं, very few alpha particles are deviated from thin gold foil by different angles like 45, 90, 120, 100 degree, and very few particles, around one particle from 20,000 particle, एक particle from 20,000 particles are bounced back from the thin gold foil। तो यहाँ 3 पॉइंट अपन ने समझा दिए। 3 कौन से थे, पहला पॉइंट ये था ज़्यादातर पार्टिकल्स जो है, मैक्सिमम पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, 99% तो बिना किसी डेविएशन के क्रॉस हो गए। 1% में भी काफ़ी कुछ पार्टिकल्स जो है अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्टेड हो गए। और बहुत कम, एक कितने में से, अराउंड 20,000 में, काउंटिंग नहीं हुआ था लेकिन ये इमेजिन किया, 1 कितने में से, अराउंड 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल्स जो है वो बाउंस बैक करता है। जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जाता है उसी डायरेक्शन में वापस बाउंस बैक हो जाता है। तो उसी में वापस बाउंस बैक होता है। इसका मतलब फिर इसने कंक्लूजन क्या निकाला एक्सपेरिमेंट का, 3 बातें आपको मैंने बता दी। अब इसके अंदर कंक्लूजन यही निकला कि जो मैक्सिमम पार्ट है एटम का वो होलो है, ब्लैंक है, होलो है। क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर तो पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के पीछे जाके फ्लोरेसेंस कर रहे हैं, चमक रहे हैं या शाइनिंग कर रहे हैं। तो ये जो इफेक्ट आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज होलो। तो मैक्सिमम पार्ट एटम का क्या हो गया, होलो है। सेकेंड पार्ट जो है इसके अंदर अपन ने बताया कि फ्यू पार्टिकल्स आर डेविएटेड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। इसका मतलब यही हुआ
कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके अंदर कौन सा चार्ज भरा हुआ है, सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज, और सेम चार्ज के कारण ये दोनों आपस में रिपेल हो रहे हैं और अलग अलग एंगल से डेविएट हो रहे हैं। तो यहाँ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ एटम, सो फ्यू पार्टिकल्स आर डेविएटेड फ्रॉम दिस थिन गोल्ड फॉइल। तो यहाँ कुछ पार्टिकल्स डेविएशन हो रहे हैं, लेकिन होने का कारण क्या है कि यहाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज भरा हुआ है, तभी तो क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट में अपन लिखेंगे द पॉजिटिवली चार्ज आर कंसनट्रेटेड इन स्मॉल टाइनी वॉल्यूम दैट इज़ नॉन एज न्यूक्लियस। जो छोटे से पार्ट के अंदर न्यूक्लियस जो है उसका नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। जो छोटा से छोटा पार्ट, मैंने कहा मान लो ये पूरा एक अगर एटम है तो इतना सा बिंदी अपन को दिख रहा है, अगर इससे भी छोटा मानो, ये बिंदी जो है इसको आप क्या मानोगे, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो पूरा बहुत टाइनी वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेटेड है, जिसके अंदर सारा का सारा एटम का पॉजिटिवली चार्ज फिल कर रखा है। अब ये सारा अगर पॉजिटिव चार्ज फिल है इतने से अंदर, और इसके सामने से अगर कोई पार्टिकल आएगा वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में आपस में क्या होगा, रिपल्सन। और रिपल्सन अगर होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले जो प्रोटॉन्स, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, वापस बाउंस बैक हो जाएंगे, जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में वापस लौट के आएंगे। तो एंगल कितना मिलेगा यहाँ पे आपको, 180 डिग्री से ये डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं। तो यहाँ जो पॉजिटिवली चार्ज पूरे एक सेंटर में फिल कर रखा है, स्मॉल टाइनी वॉल्यूम के अंदर फिल कर रखा है, उसको बाद में क्या नाम दे दिया था, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है, रदरफोर्ड ने। और इसके बाद में अपन ये लिख सकते हैं द वॉल्यूम, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power -15 मीटर एंड द रेडियस ऑफ एटम इज 10 to the power -10 मीटर। ये रेडियस है, ये ऊपर वाला रेडियस किसका है, न्यूक्लियस का, बट नीचे वाला रेडियस किसका है, एटम का। तो दोनों के रेडियस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। कितना वेरिएशंस है, अगर अपन इनका रेशियो निकालें तो 1 के बाद में कितने ज़ीरो लगाने हैं आपको, 5 ज़ीरो। 1 और 1 लाख के जितने का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है किसके बीच में, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड द रेडियस ऑफ एटम के बीच में। तो ये सारा जो चीज़ है यहाँ पॉजिटिवली चार्ज फिल है, और पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो है कौन रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ एक और पॉइंट अपन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द एटम। तो एटम में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करेंगे, किसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। और इसके बाद में अपन कहते हैं देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। यहाँ कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या, नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में अपन कह रहे हैं अट्रैक्शन है, लेकिन वो अट्रैक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन है। तो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी चीज़ें अपन ने एक बार वापस इसके कंक्लूजन अपन बोल देते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो बिकॉज मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्रॉस द थिन गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशंस। सेकेंड पॉइंट है, few alpha particles are deviated from thin gold foil. It means there is a small tiny volume in which positively charged of atom are present, that the volume of atom radius of nucleus is 10 to the power -15 meter and the radius of atom is 10 to the power -10 meter. Then nucleus electrons are revolve around the nucleus in the atom and there are electrostatic force are present in between electron and nucleus. अब ये जो सारी चीज़ अपन ने बताई है वो सारा किसने बता दिया था, रदरफोर्ड ने। फिर यहाँ रदरफोर्ड के जो प्रॉब्लम्स, जो इसकी ड्रॉबैक्स आएगी उसको अपन समझाएंगे और उसके बाद में अपन नया मॉडल स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में और एक थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।
to be continued for the next class.